आरएसएस के बारे में मेरी अपनी एक राय है और मैं पहले ही साफ कर दूं कि मैं आरएसएस का समर्थक नहीं हूं। हो सकता है इसलिए मेरा अपना बायस भी हो, लेकिन बायस का इलाज चुप रहना नहीं होता है। उसका इलाज है अपने ही आर्ग्यूमेंट्स को फैक्ट्स के सामने रख देना। तो फैक्ट्स से शुरू करते हैं। आरएसएस के अपने आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 तक उसकी 88,000 से ज़्यादा शाखाएं थीं, 55,000 से ज़्यादा जगहों पर। और संघ खुद 32 संघ इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता है, जो शिक्षा से लेकर मजदूरों, किसानों, दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं। इतना बड़ा संगठन होना गैर कानूनी नहीं है। आरएसएस का विस्तार करना भी गैर कानूनी नहीं है। लेकिन इसके बाद एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। आरएसएस आज भी कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, कोई पब्लिक ट्रस्ट नहीं, कोई सेक्शन 8 कंपनी नहीं, कोई एनजीओ नहीं। मोहन भागवत खुद कहते हैं कि आरएसएस एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। अनरजिस्टर्ड होने का मतलब इलीगल होना नहीं होता। भारत का कानून लोगों को एसोसिएशन बनाने की आज़ादी देता है, लेकिन फिर मेरा सवाल लीगैलिटी का नहीं है। मेरा सवाल ट्रांसपेरेंसी का है, यानी पारदर्शिता का है। 88,000 से ज़्यादा शाखाओं वाला संगठन चलता कैसे है? आरएसएस कहता है कि उसका प्रमुख आर्थिक आधार स्वयंसेवकों की गुरुदक्षिणा है। इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ विवाद भी हुआ था। 1994 में पटना हाई कोर्ट ने मेंबर से मिलने वाली गुरुदक्षिणा को प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के आधार पर टैक्स से एग्जेम्प्ट माना। मतलब यहाँ भी कोई टैक्स चोरी साबित नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मेरा सवाल और सीधा हो जाता है। आज पूरे देश में इस स्केल पर चल रहे संगठन का कुल एनुअल कलेक्शन कितना है? कुल एक्सपेंडिचर कितना है? उसका कंसोलिडेटेड ऑडिटेड अकाउंट जनता कहाँ देख सकती है? प्रॉपर्टीज किन लीगल एंटिटीज के पास है? और अलग अलग एफिलिएटेड या इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स उससे किस तरह जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? मैं कोई घोटाला घोषित नहीं कर रहा हूं, मैं अकाउंट्स मांग रहा हूं, क्योंकि इसी देश में किसी आंदोलन की फंडिंग पर सवाल उठते हैं। एनजीओज की फॉरेन फंडिंग पर सरकार एफसीआरए लगाती है और लगाना भी चाहिए। लेकिन फिर ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। वैसे एक और चीज़ साफ कर दूं, आरएसएस के अनरजिस्टर्ड होने से वह एफसीआरए के बाहर नहीं हो जाता। एफसीआरए की डेफिनेशन में अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस भी आती हैं। इसलिए अगर भारत में आरएसएस फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेता है तो उस पर भी कानून लागू होगा। लेकिन मुझे अभी ऐसा वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला कि सेंट्रल आरएसएस फॉरेन फंडिंग ले रहा है, इसलिए मैं वो आरोप नहीं लगाऊंगा। यही फर्क है सस्पिशन और एविडेंस में। अब इतिहास देखिए, आरएसएस 3 बार बैंड हो चुका है। 1948 में गांधी की हत्या के बाद के माहौल में, 1975 में इमरजेंसी के दौरान और 1992 में बाबरी डेमोलिशन के बाद। लेकिन यहाँ भी इतिहास को अपनी सुविधा से नहीं पढ़ सकते हैं। इमरजेंसी वाला बैन उस अथॉरिटेरियन दौर में लगा जिसमें आरएसएस ही नहीं, पूरे ऑपोजिशन और प्रेस पर हमला हुआ। 1992 वाला आरएसएस बैन बाद में ट्रिब्यूनल ने हटा दिया। इसलिए केवल 3 बार बैन हुआ बोलकर आरएसएस को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन साबित करना बेईमानी होगी। लेकिन आरएसएस के इतिहास और उसकी आइडियोलॉजी पर सवाल खत्म भी नहीं हो जाते। आज मोहन भागवत खुद कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अब मुझे यहीं सबसे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान की नागरिकता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या नास्तिक देखकर तय नहीं होती। तो अगर हिंदू राष्ट्र केवल कल्चरल एक्सप्रेशन है, बहुत अच्छी बात है, फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन साफ साफ बताइए। उस हिंदू राष्ट्र में एक मुसलमान और एक हिंदू की सिटीजनशिप, डिग्निटी, पॉलिटिकल पावर और स्टेट पर क्लेम बिल्कुल बराबर रहेगा? अगर हाँ, तो मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी आइडियोलॉजी का अंतिम परिणाम यह है कि स्टेट किसी एक धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान की तरफ झुकने लगे, तो एक नागरिक के तौर पर मुझे उस पर सवाल उठाना ही पड़ेगा। और ये बात केवल आरएसएस के लिए नहीं है। कल कांग्रेस इतनी शक्तिशाली हो जाए, कोई कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, कोई धार्मिक संस्था हो जाए, कोई कॉरपोरेशन हो जाए या कोई एक व्यक्ति ही इतना शक्तिशाली हो जाए, सिद्धांत वही रहेगा। किसी भी लोकतंत्र में ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा हो, उससे पूछे जाने वाले सवाल उतने छोटे नहीं होने चाहिए। और मैं आरएसएस से नफरत करने को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपनी राजनीतिक पसंद किसी को भी दे दीजिए, लेकिन अपनी नागरिक स्वतंत्रता किसी को भी मत दीजिए। सरकारें बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, विचारधाराएं भी बदलती रहती हैं, लेकिन जिस दिन इंस्टीट्यूशंस किसी एक विचारधारा से बड़े रहना बंद कर दें, उस दिन नुकसान केवल उस आइडियोलॉजी के विरोधियों का नहीं होता,
एक दिन उसके समर्थकों की स्वतंत्रता भी उसी व्यवस्था पर निर्भर होती है। इसलिए आरएसएस को भी देखिए, बीजेपी को भी देखिए, कांग्रेस को भी देखिए, लेफ्ट को भी देखिए और मुझे भी। जिस दिन कोई आपसे कहने लगे कि देश से प्रेम साबित करने के लिए सवाल पूछना बंद करना पड़ेगा, देश को शायद उसी दिन आपके सवालों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी।